बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। द वर्क डन in deflecting a dipole through 180 degree from the field direction is। देखिए आपसे पूछा गया है वर्क डन, क्या पूछा गया है, वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर ये फील्ड है आपकी, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है डिफ्लेक्टिंग अ डायपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, मतलब कि θ1 0 है, फील्ड की डायरेक्शन जो है अगर हम उसे देखें तो वो 0 है, और θ2 दैट मींस हमें उसे कहा कितने एंगल पे रोटेट करने के लिए कह रहे हैं, 180 डिग्री पे। सो जब आप डायपोल को, सपोज ये आपने डायपोल रखा है -q एंड +q, और आप इसे जब रोटेट करेंगे इस तरीके से 180 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेट करके जब आप यहाँ पर एक नया डायपोल आपके सामने दिखेगा, वो कुछ ऐसा होगा कि ये +q हो जाएगा और ये -q हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ यू नो द वर्क क्या होता है, p cos θ1 माइनस cos θ2, यही फॉर्मूला होता है। नाउ p cos θ1 दैट मींस cos 0 माइनस cos 180, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, तो p cos 0 का वैल्यू 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p, ठीक है। सो b इज द राइट आंसर। सर यस सर ये पता कैसे चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दैट an electric dipole of moment is an electric dipole moment is placed normal to the line of force of electric intensity, then the work done in deflecting it through an angle of 180 degree। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, क्या कहना चाह रहा है वो समझिए एंड सॉल्व कीजिए इसको, जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड। देखिए an electric dipole of moment p is placed normal to the line of force of electric intensity, मतलब कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ये रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि डायपोल को जो है वो कैसा रखा गया है बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर रख दिया है, ये आपका -q हो गया और ये आपका +q हो गया, ठीक है। देन इसका मतलब ये है कि θ1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें तो इसने जो एंगल बनाया हुआ है, ये एंगल कितना है, θ1 इज योर 90 डिग्री, ठीक है। और θ2 आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। नाउ एज यू कैन सी दैट वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब कि 90 पे है और उसको कितना और डिफ्लेक्ट किया है 180 डिग्री, मतलब कि ये जो आपको डायपोल दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, -q नीचे ऊपर आ जाएगा और +q नीचे आ जाएगा, ये डायपोल कुछ इस तरीके से हो जाएगी डिफ्लेक्शन के बाद में। तो 90 + 180 कितना एंगल आ जाएगा, 270 डिग्री आ गया। तो जब आपको वर्क डन फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं p cos θ1 माइनस cos θ2 इक्वल्स टू pe cos θ1 का मतलब क्या है, cos 90, और cos θ2 का मतलब हो जाएगा cos 270। नाउ यू ऑल नो दैट cos 90 और cos 270 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा आपका, तो वर्क डन आ जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, two opposite and equal charges 4 into 10⁻⁸ coulomb when placed 2 into 10⁻² centimeter away form a dipole. If this dipole is placed in an external electric field 4 into 10⁸ Newton per coulomb, the value of maximum torque and the work done in rotating it through 180 degree will be। तो ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एक क्या फाइंड करना है, द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क एंड द सेकंड थिंग इज वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री, ठीक है। जिसको आता है मतलब आप सॉल्व कीजिए, जिसका आता है जस्ट रेज योर हैंड। सर
चलिए देखिए, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमारे पास में हम लिखते हैं पी साइन थीटा, और मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या आ जाएगा आपके पास, P इंटू आ जाएगा, और P जो है वो आपका क्या होता है, Q इंटू 2A इंटू T। तो Q आपको कितना गिवन है, Q गिवन है आपको 4 इंटू 10⁻⁸ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, तो कितना डिस्टेंस गिवन है, 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में काउंट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू, म्यूट कर लीजिए बेटा, इंटू ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 4 इंटू 10⁸, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये +8 और ये -8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32 इंटू 10⁴ न्यूटन इंटू मीटर, ये आपको मिल गया टॉर्क। अब आपके पास डी और बी दो ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हैं, लेकिन अभी आपको क्या फाइंड करना रह गया है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन के लिए आप सभी को पता है क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है वर्क डन के लिए। वर्क डन के लिए हम लिखते हैं पी cos θ1 माइनस cos θ2, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्या, राइट। चलिए देखिए, वर्क डन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, और आपको जो वर्क डन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी। क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी। 2 टाइम्स ऑफ पी का मतलब ये है कि हमें ऑलरेडी पी का वैल्यू पता है, दैट इज 32 इंटू 10⁻⁴। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 32 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। अरे सॉरी, न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो, वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज है वही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जूल। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। सर स्क्रीनशॉट्स लेने बाकी है। ले लो। या कल तो ले लिए थे ना। हाँ सर। चलिए यहाँ से देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी कर हो गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। आपको क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है टॉर्क और दूसरा फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, जिसका हो जाएगा जस्ट रेज योर हैंड। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें दो चीजें फाइंड करने के लिए कहा गया है। एक तो फाइंड करने के लिए कहा है टॉर्क, और दूसरा फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। आपको ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पे मेंशन है, डायग्राम से आपको क्लियरिफिकेशन भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो टॉर्क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं टॉर्क के लिए पी साइन थीटा। वॉल्यूम बंद कर लीजिए बेटा। टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा, और पीई साइन थीटा मतलब साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1/2। तो ये आपका टॉर्क आ गया। अब इसमें दूसरी चीज जो देखनी है, हमारे पास है P/2 के दो आंसर है, एक इधर भी आ रहा है और एक इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरा देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ओके। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? आप देखिए यहाँ पर टॉर्क जो लगेगा बेटा वो यहाँ पे लगेगा,
ठीक है, ये गलत दिया हुआ, अच्छा चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी। ये माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? एक मिनट, ये माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और प्लस क्यू चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, आप में से कई लोगों ने डायरेक्शन पे ध्यान ही नहीं दिया था, भले आपका आंसर सही होगा, बट डायरेक्शन एग्जाम में मान लो यहाँ पे क्लॉकवाइज दे दिया होता तो आधे आप में से आधे से ज्यादा लोग गलत करके आते इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं कि टॉर्क कहाँ पे लग रहा है, आपने सीधा फॉर्मूला रखा और आंसर मिल गया आपको, बट आपने डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस पी कॉस थीटा का जो वैल्यू है cos 30, cos 30 क्या होता है? तो वो होता है √3/2। सो ये हो गया आपका आंसर सी, सही है। ठीक है, बट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डायरेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होता तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर देते और एक में एंटी क्लॉकवाइज कर देते, आप में से आधे से ज्यादा गलत करके आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल। क्या है? एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल। अब एंगुलर एसएचएम दैट मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द डायपोल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपने डायपोल को थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे प्लेस किया हुआ है, कितना? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे प्लेस किया हुआ है, मतलब कि डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही कैसी हैं? सेम है। तो थीटा क्या बन जाता है? ये हम लिख रहे हैं वेक्टर P इज पैरेलल विद वेक्टर E, मतलब कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है। ठीक है, सो नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? 0, और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज नेट टॉर्क करने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा बिकॉज अलोंग द एक्सिस है। फोर्सेस कहाँ लग रहा है बेटा? फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्सिस। ठीक है, फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्सिस, क्लियर है? अब आप देखिए आगे, यहां पर आप देखिए एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल की अगर हम बात करें, एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट, हाँ, तो एंगुलर में आप देखिए सबसे पहले तो एंगुलर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंगुलर एसएचएम के अंदर हम करते क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ प्लस क्यू, नीचे माइनस क्यू है, और आपको डायपोल की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दैट इज वेक्टर पी। नाउ वेक्टर पी एंड वेक्टर ई दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, द फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। नाउ यहाँ पर जो टॉर्क लग रहेगा, टॉर्क क्या मिलेगा बेटा? जैसे कि आप जानते हैं टॉर्क हम क्या लिखते हैं, तो टॉर्क के लिए हम लिखते हैं पी साइन थीटा। क्या लिखते हैं? टॉर्क के लिए पी साइन थीटा। अब आप समझिए कि अगर हम ये जो थीटा थीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर ये थीटा जो हमने लिया है, अगर ये थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, if theta is very small, then we can say that sin theta is approximately theta। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो नेट टॉर्क हमें मिलेगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी थीटा लिख सकता हूँ। देखिए मैं फिर से वो रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ कि यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, देन यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, यहाँ पर टॉर्क लग रहा है माइनस क्यू चार्ज पे, और ये इस तरीके से रोटेट करेगा। वो सारी कहानी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नेट टॉर्क जो होता है वो आपका क्या आ गया? पी थीटा आ गया। लेकिन आप लोगों ने स्टडी किया होगा दैट
टॉर्क जब हम एंगुलर रोटेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, आई अल्फा होता है, बिकॉज ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से ये डेफिनेटली रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं उसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब वो रोटेट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक है टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल्स पी थीटा, और दूसरी है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट पीई थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा, लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं, पी थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब आप सभी को पता है आई जो है वो आपका क्या होता है, तो बेटा ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने स्टडी किया होगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू पी थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ना अल्फा जो है आपका, आई को मैं अभी यहाँ पर आई रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज दैट प्लस क्यू के पास, सपोज मैं मानता हूँ कि प्लस क्यू के पास m चार्ज है, माइनस क्यू के पास भी m चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, वो मैं चलो लिख ही देता हूँ। आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, दोनों की वजह से मैंने लिखा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों चार्जेस की वजह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बेसिकली उसके मास की वजह से मिल रहा है। तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इंटू अल्फा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाता है आपका, पी थीटा इज इक्वल्स टू 2m a स्क्वायर अल्फा। लेकिन ये जो 2m a स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं बेटा, इसे हम i लेके चल रहे हैं, दैट इज वी कैन राइट अगेन पी थीटा इज इक्वल्स टू i इंटू अल्फा, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फा जो है वो आपका एंगुलर रोटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, एंगुलर रोटेशन में। तो अल्फा के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को लेता हूँ, पी थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा, मैंने यहाँ पे लिखा पीई थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा, और अल्फा की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाता है बेटा यहाँ पर, तो हमारे पास में जो रिमेनिंग है वो क्या है आपका, P इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल, ठीक है। दैट मींस एंगुलर रोटेशन में हम लोग नॉर्मली क्या फाइंड करते हैं, इधर ओमेगा या फिर टाइम पीरियड। तो अगर आपको ओमेगा फाइंड करना है तो ओमेगा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के लिए आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ पीई बाय आई, ये आपका क्या आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा, ठीक है। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई बाय ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा। नाउ यहाँ पर आप देखिए 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ पी बाय आई। तो अंडर रूट ऑफ पीई बाय आई जब आप लिखेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन पी। ये बेटा आपका क्या आ गया, तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड, ये क्या आ गया आपका, टाइम पीरियड आ गया है, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल के लिए आप लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी। ये आपको याद रखना है, बिकॉज कई बार मेडिकल के अंदर स्पेशली डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करोगे और आंसर आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगुलर एसएचएम ऑफ डायपोल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, फाइन। चलिए अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, आप एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये आपको हो सकता है बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंगुलर सिस्टम ऑफ डायपोल के लिए। देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंगुलर सिस्टम डायपोल।
एंड देन फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। अब आप एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना इसको आप घर से सॉल्व कीजिए। कहाँ से सॉल्व करेंगे? घर से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके कल हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए एंड टुमारो वी विल डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। चलिए, होपफुली आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका।